सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसी के साथ अब 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये नीति देश में शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह से बदल देगी। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 10+2 से 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। वहीं उच्च शिक्षा से जुड़े प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के लक्ष्य के साथ ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार का 2035 तक देश के हर दूसरे व्यक्ति को उच्च शिक्षा हासिल कराने पर जोर रहेगा। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें। पहली, बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में हो सकती हैं। अब बोर्ड परीक्षा रट्टा मारकर याद रखने वाले सिद्धांत को हतोत्साहित करते हुए ज्ञान और योग्यता आधारित होगी। 2, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। नंबर 3, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर द्वारा होगी। नंबर 4, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड अलोन संस्थानों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे, न कि स्वामित्व के अनुसार। नंबर 5, नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी। यह परीक्षा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। नंबर 6, स्कूल पाठ्यक्रम को मेन कॉन्सेप्ट में कम किया जाएगा। इसके साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण शामिल है। नंबर 7, नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना चाहती है और इससे पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी प्राप्त करना है। नंबर 8, कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए, जो कि अभी करीब 4.43% के करीब है। नंबर 9, सरकार 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुपात को लक्षित कर रही है। नंबर 10, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाए। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्षी दल अब केंद्र से सवाल करने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजनीतिक विज्ञान को लेकर सवाल किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा कि एक बात मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि नई शिक्षा नीति में क्या संपूर्ण राजनीति विज्ञान अभी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है या नहीं। 1986 की जो राजीव गांधी जी के समय जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तकरीबन उसके अनुरूप ही ये पॉलिसी बनाई गई है। उसी में से अंश लिए गए हैं। कुछ चीजें नई उन्होंने करने का प्रयास किया है, लेकिन उनमें हमारे स्टेट की तरफ से हमने विरोध भी भेजा है। एक तो साक्षात्कार लेना चाहते हैं टीचर्स की भर्ती में, तो मैं समझता हूं साक्षात्कार से भाई भतीजा और भ्रष्टाचार बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। और इसी को लेकर के अशोक गहलोत जी जब पहले मुख्यमंत्री थे तब हमारी सरकार ने इसको समाप्त किया था। जिस परिप्रेक्ष्य में जिन उद्देश्यों को लेकर के की जा रही है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। एक तरफ तो सारे एडमिशंस ऑल इंडिया वाइड सारे कॉलेजेस के जो है सेंट्रल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से होंगे, तो ये प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए ठीक है, लेकिन जनरल एजुकेशन के बच्चे, यहाँ विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर में तो खान पान, वेशभूषा, बोली, भाषा बदल जाती है। वह कैसे संभव है इन चीजों को लेकर। नई शिक्षा नीति शुरुआती दौर से ही शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही देश के 50% युवाओं को उच्च शिक्षा की प्रतिबद्धता लेकर आई है। डिग्री डिप्लोमा में लगने वाले अंतराल से हतोत्साहित विद्यार्थियों को बीच में ही अवसरों से जोड़ने के प्रावधान किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि देश में शिक्षा का यह नया मॉडल कितना कारगर रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के कई सियासी घटनाक्रम आपने देखे, लेकिन हम बात करेंगे समाज के उस तबके की, उस फिक्र की जिसे हम कहते हैं कि भावी पीढ़ी। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी की। केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के जरिए नई शिक्षा नीति जारी कर दी है। क्या खास रहेगा, क्या इससे बदलाव हो सकते हैं, आपने मजमून में देखा, और क्या इसकी खास बातें हैं। हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद जुड़ रहे हैं इस पॉलिसी को लेकर के चर्चा करने के लिए, और अभिभावक संघ के पदाधिकारी हैं शान जी, वो भी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर बनवारी नाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए, तमाम जो अतिथि हैं उनका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी के पास में। सर, आपके पास आना चाहता हूं। इस पॉलिसी को एक बार के लिए हम देखें, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज के साथ में कस्तूरी रंगन जी की जो कमेटी थी उसने इसे अप्रूव किया है और सरकार को सुझाव दिए, कैबिनेट ने इसे जारी कर दिया। 1986 में जो बदलाव था उसके बाद, यानी कि 34 साल बाद अब ये नई पॉलिसी आई है, तो इसके क्या मायने हैं, और हम ये मान के चल सकते हैं कि जो सुधार समय के साथ में होने चाहिए थे वो होंगे इसमें? देखिए योगेंद्र जी, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हुआ एक्सपर्ट से, एनजीओ से, गवर्नमेंट से, इतना बड़ा ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन कभी भी भारत की शिक्षा नीति को लेके नहीं हुआ। उससे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, शायद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई होंगी कि शिक्षा में कोई आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है, और वो आमूल चूल परिवर्तन होगा, वो समाज के, राष्ट्र के हित की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हो रहा है इसमें आमूल चूल, लेकिन वो समाज के लिए, देश के लिए या इंसानियत के लिए कितना उपयोगी होगा, उसमें मुझे कुछ संदेह लग रहा है। वो कैसे लग रहा है संदेह कि शिक्षा के बड़े कंसल्टेशन से बातचीत की, इसमें प्रक्रियात्मक बहुत से सुधारों की बात है, संरचनात्मक सुधारों की बात है, संस्थागत सुधारों की बात है, और उसमें पेडागोगी की परिवर्तन की बात है, कोर्स कंटेंट्स की बात है, बहुत कुछ बातें की हैं। लेकिन जिस सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे थे, जो सरकार सुरक्षा की, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करती है, जो सरकार स्वदेशी की बात करती है, तो हमने सोचा कि इस तरह का कुछ कंटेंट आएगा जिसमें भारत की सुरक्षा को लेके और स्वदेशी को लेके कुछ चीज आएगी। लेकिन जो स्वदेशी और सुरक्षा को लेके है वो केवल प्रतीकात्मक कोई चीज हो सकती है। तो कुछ एब्रीविएशन दे दिया, नाम बदल दिया, नाम बदलने से या नया कोई संस्थागत ढांचा खड़ा करने से आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, भारत के पड़ोसी देश हैं, वहां भारत के सुरक्षा के हित बहुत हैं। भारत और पड़ोसी देशों ने मिलके एक संघ बनाया, सार्क नाम का, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। उसमें आर्थिक दृष्टि से एकीकरण की संभावनाएं बहुत कम हैं, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम हो सकता था जिससे दक्षिण एशिया का शैक्षणिक एकीकरण होता और उसमें भारत का राष्ट्रहित पूरा होता। आप कहेंगे कैसे होता राष्ट्रहित? जैसे दक्षिण एशिया में शिक्षा का इस तरह का स्वरूप लाते कि दक्षिण एशिया के देश कोई भी भारत में पढ़ने आएगा या भारत का उधर जाएगा, इस तरह का कुछ बात होती, तो उनको जो लोकल स्टूडेंट्स हैं अपने देश के, उन्हीं के बराबर फीस का स्ट्रक्चर होगा, आना जाना होगा, बहुत एक दूसरे के नजदीकियां होंगी। तो इस तरह का ढांचा होने की कुछ संभावना मुझे लग रही थी, लेकिन उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। दक्षिण एशिया के जो भी आएंगे विद्यार्थी, उनको हम बिल्कुल विदेशियों की तरह से ट्रीट करेंगे। तो इससे क्या है कि भारत का एक विश्वास होना चाहिए भारत के प्रति, उस तरह का संभावना मुझे नहीं लग रही है। दूसरा, मैंने ये सोचा कि हमारा सांस्कृतिक इंक्लूसिविटी वो आएगी, तो वो भी शिक्षा के थ्रू अलग अलग संस्कृतियों को रिकॉग्नाइज तो किया है कि अलग भाषा के सबको अपनी भाषा में पढ़ने का इनिशियल स्टेज पे अलाउ करेंगे, बहुत सी चीजें कही हैं। लेकिन दक्षिण एशियाई संस्कृति का
कोई इस तरह का सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं की कि एक रूपता में दक्षिण एशिया उभर कर सामने आए, जहां भारत का राष्ट्रहित, भारत की सुरक्षा निहित थी। तो इस तरह का तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसको हम एक बहुत बड़ा कदम मान सकते हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन का जो विजन था शिक्षा का, वो एक अलग तरीके का विजन था। वो विजन ये था कि भारत में शिक्षा ऐसी होगी कि भारत में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, भारत का समाज का विघटन हो गया है। तो शिक्षा ऐसी होगी जिसमें भारत के समाज का पुनर्निर्माण होगा, ये स्वतंत्रता आंदोलन। लेकिन उसके बाद जो हमारी नीतियां बनी, पहले राधाकृष्णन कमीशन बना, उसके बाद कोठारी कमीशन बना, फिर राजीव गांधी के टाइम में नई शिक्षा नीति बनी, फिर एक ज्ञान को नॉलेज कमीशन बना स्वामी पित्रोदा के नेतृत्व में, और अब ये नई बनी। तो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अगर मैं गोल देखूं तो वही आदर्श गोल है कि शिक्षा को हम सर्वव्यापी बनाएंगे, हम शिक्षा को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, शिक्षा में इंक्लूसिविटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, अफोर्डेबल होगा। वो सब चीजें हर कमीशन में आती हैं और वही चीजें इसमें आ गई, लेकिन वो कैसे होंगी वो मुझे नहीं लगता, उस पार्ट पे बहुत वीक लग रही है पुलिस। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा ईशान शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। ईशान जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। इस पॉलिसी में बात अभिभावक की आती है। अभी तक ये आरोप लगते रहे हैं कि अभिभावकों पर प्रेशर डाला जाता है कि आप बैग लेकर के आइए स्कूल से, या आप टाई खरीदिए, आप कपड़े खरीदिए। तो ये नई पॉलिसी से कुछ अभिभावक को एक राहत मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे एक सवाल और खड़ा हो रहा था कि इसे बाजारीकरण कर दिया गया है। इसका शिक्षा के मंदिरों को बाजारवाद की ओर हम धकेल रहे हैं। इस पॉलिसी से कम हम जो सोच रहे हैं कि अभिभावक जो सोच के चलता है, उसके विचार, उसके सपने, उसके जो एक कहें कि सोच, उसके अकॉर्डिंग है, या अभी भी कोई गुंजाइश थी जो पूरी नहीं हो पाई? साहब मैं 2-3 पॉइंट पे आपके भेजना चाहूंगा आपका आकर्षण। ये जो नई शिक्षा नीतियां आई है, जो सरकार ने लाद दी है, मैं कहूंगा सरकार ने लाद दी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हाँ, मैं भी इसी बात पे आ रहा हूँ। अगर देखा जाए, हिंदुस्तान जो आजाद हुआ था, जिन मूल्यों की कीमत हमने चुकाकर ये आजादी प्राप्त की थी, उनको तो सरकार बात ही नहीं करती है साहब। संविधान जो अंबेडकर साहब ने लिखा था, वो चाहते थे समरसता स्थापित हो। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? ये प्राइवेट स्कूलें जिन्होंने खोल दी गई है, अब इन प्राइवेट स्कूलों की एक बार अगर सांसद हैं, ये 5 साल के लिए अपनी विधायकी या सांसदी पे आते हैं, उसके बाद ये स्कूल खोल के बैठ जाते हैं, और वो स्कूल नहीं होता है जिसको हम शिक्षालय बोलते हैं, वो शिक्षा का आलय नहीं है साहब, वो लूट का अड्डा बना दिया है। कारण क्या है उसके अंदर? बहुत सारी बातें हैं। पहली छोटी छोटी बातों पे आता हूं मैं। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट यू हैव टू पे इन स्कूल। उसके बाद एडमिशन मैंने वही कहा आपसे कि जिस बाजारवाद की बात की जा रही है कि शिक्षा के मंदिरों को बाजारवाद में धकेला जा रहा है, आप जो आपका जो सवाल है मैं वही पूछा था आपसे, लेकिन इस पॉलिसी से कहीं लगाम लग पाएगी इस पे? कुछ भी नहीं है साहब, ये सब एक लग रहा है लग पाएगी, लीपापोती है साहब, लीपापोती है। क्योंकि सरकार ने इन बिंदुओं पे, जो कि आज के दिन जो बाजार पूंजीपतियों का अड्डा बन गया है स्कूल, उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं की। सरकार ने कुछ नियम, कायदे, कानून तो बनाए नहीं। आप देखिए 70 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए हैं, 70 साल में आज तक इस टाइप की कोई भी कानून इन्होंने बनाया ही नहीं है। अगर आप ज्यादा थोड़ा बहुत उतरते हैं इन बिंदुओं पे, चर्चा करते हैं, तो एक लीपापोती करके एक नया एक्ट सामने रख दिया जाता है अभिभावकों के लिए, स्कूलों के लिए। लेकिन जो समस्या है, जिनसे जूझ रहे हैं, उन समस्या पे बात नहीं की जाती सरकारों से। बताएं साहब। तो अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें गुंजाइश है कि इसे सुधार करने की जरूरत है? अभी अभिभावक के लिए कोई क्लियरिटी जो आप सोच के चल रहे हैं, ये कहना है आपका? गुंजाइश ही नहीं, इसमें बहुत गुंजाइश है। आप किताबों को उठा के देखिए। एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। बाजार, इसको आप बाजार नहीं कहोगे, स्कूलों को तो क्या कहोगे? यहाँ जयपुर, राजस्थान, जयपुर की बात करता हूँ। जयपुर में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन पे स्विमिंग सिखा रहे हैं, आपको फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं साहब। सोचिए, जो चीज आउटडोर गेम्स है उसको वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, और दे आर चार्जिंग फॉर दैट गेम 10,000 bucks।
क्या आप समझ सकते हैं कि क्या बच्चा 4 साल 8 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा टीवी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के स्विमिंग तैरना सीख जाएगा? सरकार को भी ये काम करना चाहिए, ऑनलाइन ही शिक्षा, ऑनलाइन ही सब कुछ, सरकार भी देश को चलाना चाहिए। ये सर एक टेम्परेरी फेज है जिसको हम सब लोग फेस कर रहे हैं। ये कोरोना का जो काल है उसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ रही हैं और अपने अपने अंदाज से लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैं सहमत हूं कि गवर्नमेंट को इसको एडवाइजरी ऐसी कॉमन जारी करनी चाहिए थी ताकि हम सब लोग उससे बंधे होते। ये पॉलिसी और एडवाइजरी में अंतर है सर। ये लॉकडाउन के लिए एक टेम्परेरी फेज के लिए वो, और आपकी एक स्थायी पॉलिसी होती है कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए होगी, जब कभी कोई बदलाव होगा या इसी में कोई अमेंडमेंट होगा तो एक अलग बात है। अदरवाइज तो हम ये मान के चलते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, एक एडवाइजरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है कि ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है आपका, ये परिस्थितियां बनी है, इससे निपटने के लिए हमने एडवाइजरी जारी की है। समय निकल जाएगा, एडवाइजरी ऑटोमेटिकली ही विलुप्त हो जाएगी, कहेंगे उसे खत्म कर दिया जाता है। तो उसमें और इसमें अंतर है, ये तो एक फेज है। मैं आपकी बात काटना चाह रहा हूँ, नहीं बोलिए सर। 2020 ये 2020 में ये कोरोना आया, 2019 में जयपुर के एक बहुत बड़े स्कूल ने 4 साल के बच्चों के लिए स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। यू कांट बिलीव इट कि उनके सामने 2 घंटा 12 से 2 बजे तक उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को बोला गया, बच्चे को 4 साल के बच्चे को आप लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठाइए, ऑल इंडिया हम उस पर घुमाएंगे, एंड दे हैव चार्ज 10,000 bucks एंड दिस कंपल्सरी, दे हैव टू पे। साहब ये तो 2020 में कोरोना आया, 2019 में क्या हो गया था? इसका मतलब है आप लोग इस चीज को समझिए। मैं छोटी सी चीज बोलता हूं, आप इस चीज को समझिए। शिक्षा अब वो शिक्षा नहीं रह गई, अब ये बाजार बन गया है, टोटल पूंजीपतियों का बाजार बन गया है। ये लोग, इन्होंने इनकम का मतलब अर्निंग सोर्स बना लिया है स्कूल को। और आश्चर्य की बात है, हमारे संविधान में तो इस पॉलिसी से कोई लगाम नहीं लग पाएगी, इस पॉलिसी से कोई लगाम नहीं लग पाएगा। इस पॉलिसी में एक चीज बताइए, आरटीई के समस्याओं पे क्या सरकार ने मुद्दा रखा? इस पॉलिसी पे जो 21 मतलब करीबन 25% हिंदुस्तान में ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, उनकी शिक्षा कहाँ गई? सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है आप ही सोचिए। ये एक लीपापोती है, ये एक लीपापोती है और कुछ नहीं है सर। एजुकेशन क्या है हमने सब। चलिए वापस आऊंगा विशांत जी, आपके पास वापस आऊंगा सर। मैं करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर मैं आपके पास से आना चाह रहा हूं। सिंह साहब आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे जहां तक ध्यान है, अलग अलग कमीशन ने अलग अलग रिपोर्ट्स दिए, जैसे आपने जिक्र भी किया। जीडीपी का किसी कमीशन ने बताया 16% तक खर्च होना चाहिए, एक साइड 24 या 25% तक की भी जिक्र किया कि जीडीपी का इतना परसेंटेज अगर एजुकेशन पे खर्च हो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो जिक्र किया है कि 4.4 से बढ़ा करके 6% करने लगा है, तो स्तर बढ़ेगा 1.6% में। देखिए योगेंद्र जी, इससे पहले भी एजुकेशन सेस लगाया था इनकम टैक्स पे, तो उससे भी पैसा कलेक्ट हो रहा था। केवल पैसा इकट्ठा होने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आ सकती है। और हर कमीशन ने गुणवत्ता लाने की बात की, हर कमीशन ने एक्सेसिबिलिटी की बात की, हर कमीशन ने ये कहा कि हम इसको अफोर्डेबल बनाएंगे। लेकिन अब जो शिक्षा की पॉलिसी आई है उसमें बाजारीकरण, जैसा अभी अपने साथी कह रहे थे कि बाजारीकरण की है, मिशन मोड पे नहीं है। एजुकेशन एक मिशन मोड पे होना चाहिए, बाजार के आधार पे निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह की नीति बनी है, इसमें नए तरीके की हायरार्की बनेगी, अलग तरीके की। आपने बहुत बड़ी आईआईटी की तरह से रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक बहुत ही छोटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो उस तरह से एक नया क्लास स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और आप खाई इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे, उसमें समाज में अनरेस्ट होगा, तनाव बढ़ेंगे। तो केवल एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ स्किल तैयार कर दी, जैसे मल्टी एग्जिट पॉइंट उन्होंने कर दिए। 1 साल पढ़े तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल पढ़े तो डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल पढ़े तो डिग्री दे देंगे। उससे एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने ड्राइविंग सिखा दी या मैकेनिक बनाने का सिखा दिया। ये एजुकेशन का पर्पज इतना नहीं है, ये भी है लेकिन इतना नहीं है, इससे आगे है। हम एजुकेशन के द्वारा एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहते हैं और जो इस समाज के लिए योगदान दे सके। तो हमने तकनीकी को एक उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया। तकनीकी साधन है सर। मैं सिंह साहब आप वापस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके पास में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, मैं हूं योगेंद्र। तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी पे, और आपने सुना ब्रेक से पहले कि कुछ संदेह है अभी से। हर पॉलिसी अच्छी बनाई जाती है, कुछ खामियां रहती हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम जिसको लेकर के हम सोचते हैं वो कैसे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए अभिभावकों का यह आरोप है कि अभिभावकों के लिए कुछ नहीं, जिस शिक्षा नीति पर, जिस एजुकेशन पे बाजारवाद का काला धब्बा लगता जा रहा है, और अगर वही एक बार फिर बाजारीकरण की ओर जाएगी तो फिर पॉलिसी में कुछ खास रहा नहीं। ये अभिभावक संघ जो है उसका कहना है। ईशान शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विक्रम गुजर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पॉलिसी को लेकर के मैं जानना चाहूंगा एक मरतबा आपसे कि क्या कुछ खास क्या है इसमें? नहीं, ये दो पॉलिसी जो है वो 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, निश्चित रूप से व्यवहारिकता इसमें लाने का प्रयास किया गया है। अब तक जो 1986 में जो पॉलिसी लाए गए थे माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा, उसके बाद बहुत जरूरत थी कि समय के हिसाब से जो है बदलाव आना चाहिए, और वो बदलाव इसमें लाने का प्रयास किया गया है। ये बात सही है। अभी आप कहीं मैं सुन रहा था कि कुछ हो सकता है कुछ खामियां रही हों, लेकिन समय के हिसाब से उनको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक है नई पॉलिसी का मामला है, निश्चित रूप से कुछ प्रयास किया गया है, इसके अंदर कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया गया है, और आने वाले समय के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो मैं इस पॉलिसी के पक्ष में हूं और मैं स्वागत करता हूं कि पॉलिसी आई है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं शिक्षाविद आपके और पेरेंट्स के माध्यम से, हम कुछ और अन्य बहुत सारे इसमें इस पॉलिसी को लाने से पहले भी कुछ सुझाव भी लोगों से लिए गए थे, शिक्षाविदों से भी, पेरेंट्स से भी, स्कूल से भी, और विभिन्न जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से भी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया था। मुझे पूरी आशा है कि काफी कुछ इसमें प्रयास किया गया है, इनपुट जो है इसमें डाले गए हैं, और मैं पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि जो आई है उसमें सफलता मिलेगी। लोगों को जो है उसमें इसमें आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। योगेंद्र जी, मैं ईशान जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि कोई ऐसी इस पे अथॉरिटी होनी चाहिए, रेगुलेशन एक्ट भी इसमें साथ में लगा है कि आपको फीस वृद्धि कब करनी है, फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तमाम जो चीजें हैं जिसका आपको डर है। पुलिस में अगर आप देखेंगे तो एक ये भी एक्ट उसमें। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो बात है कि छात्र सेल्फ असेसमेंट भी करेगा। वैसे प्रोफेसर साहब करोड़ी सिंह जी, विक्रम सिंह जी जानते हैं, जब पहले ही ऐसा हुआ करता था, यूनिवर्सिटीज में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप अपना असेसमेंट करिए। 10 नंबर का कुछ मार्क्स से ऐसे कुछ होते थे पहले उसमें कि आप अपना असेसमेंट खुद भी करिए। तो ये सेल्फ असेसमेंट अपने फ्रेंड के जरिए या जो कोलीग साथ में बैठता है उसके क्लासमेट जो भी होगा वो असेसमेंट करेगा, अपना टीचर असेसमेंट करेगा। तो ये बाकायदा उसके नाम मार्क्स पे होंगे। तो उससे होगा क्या कि बच्चे का जो बिहेवियर जैसा होना चाहिए वो स्टार्ट से मेंटेन रहेगा। मुझे जो लगता है कि एक उसमें बाध्यता होगी, पेरेंट्स उस पर ध्यान देंगे। तो आपका जो डर है कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन की इसमें बाकायदा एक इसमें जिक्र किया गया है पॉलिसी में, तो ईशान साहब उससे आपको लगता है कि आपकी जो इसकी खामियां या कमियों को लेकर के जो एक चिंता है वो हो पाएगी इससे? योगेंद्र जी, एक चीज बताएं, 2013 में भी राजस्थान में शिव कुमार शर्मा जी की एक कमेटी बनी थी, आप लोगों को, आपको भी ध्यान होगा। उन्होंने भी कुछ उस कमेटी को बनाने का कुछ अपना एक मुद्दा था जिसके तहत उस कमेटी का निर्माण किया गया था। 2013 से 2016 के बाद उस कमेटी को भंग कर दी गई थी। लेकिन क्या 3 साल में स्कूलों की फीस बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, ये आप भी जानते हैं। उस कमेटी के ऊपर कई लांछन भी लगे गए थे। तो आप इस चीज को, एक चीज छोटी सी बात कहता हूं, आरटीई का कानून बना, मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बोला कानून बना आरटीई का। क्या आरटीई के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, सब कोर्टों से भी ऑर्डर्स आए, कई लोगों ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, क्या हिंदुस्तान में वो चीज इंप्लीमेंट हुई? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, अब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा। तो एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा बात बताइए आप मुझे कि क्या ये जो आज जो स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले चाणक्य थे, चरक साहब थे, आर्यभट्ट थे, तो वो क्या ऐसी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज, इनसे क्या वो इंटरनेशनल पोजीशन पे थे? नहीं थे साहब, वो शिक्षा के कारण थे। उन जमाने में जो चीजें पढ़ाई जाती थी, जो बच्चों में जो भावनाएं पैदा की जाती थी, आज वो खत्म हो गई। आज क्यों खत्म हो गई? तो पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पहले गुरु को गोविंद का दर्जा था। आज जो गुरु दे रहा है, गुरु भी क्या दे रहा है, जिस स्कूल में वो काम कर रहा है बेचारा वो स्कूल के अंतर्गत बना हुआ है, तो
तो वो जो पढ़ाएगा, जो स्कूल वाले पढ़ाएंगे या जो किताबें उसके ऊपर लाद दी गई है उसके तहत पढ़ाएंगे। तो आप देखिए जो पूरा सिस्टम है, ढांचा है, हम इसमें आए दिन कुछ कानून, कुछ बदलाव। अरे साहब, एक छोटा सा सवाल है, जब आरटीई बना था, आरटीई को आपने आज तक हिंदुस्तान में पूरा लागू नहीं किया, तो क्या एक के बाद एक आप क्या हिंदुस्तान में क्या खेल खेल रहे? एक कानून बनाया, वो समझ में नहीं आया, दूसरा एक्ट ले आए, दूसरा नहीं समझ में आया, तो फिर 10 साल बाद तीसरी सरकार आएगी, वो नया एक्ट ले आएगी। आप सुधार क्यों नहीं करते हो पहले एक्ट में? एक छोटा सा सवाल है मेरा सरकार से, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आप जो एक्ट एक बार बनाते हो उसी में सुधार लाइए ना। उसमें क्या हो जाता है 5 साल में? उसमें सुधार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसके रीजन, कारण मेरे बोलने से ज्यादा यहाँ इतने शिक्षाविद बैठे हुए, सब जानते हैं कारण क्या है। अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से इस बात को। एक्चुअली में क्या हो गया? शान जी योगेंद्र जी वापस आ रहा हूं। योगेंद्र जी, मैं करोड़ सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास आना चाह रहा हूं। एक बात का जिक्र जरूर किया है इस पॉलिसी में, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक मैं ये भी जानना चाहूंगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वो आ सकेंगी और विश्व स्तरीय या कहें कि हम एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मान के चल सकते हैं, जनरली लेके भी जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, लेके जाते हैं। इसके एजुकेशन स्ट्रक्चर और उसका स्टैंडर्ड जो है सर, उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? पॉलिसी में 2-3 शब्द बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं। इक्विटी लाएंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, होलिस्टिक होगी। लेकिन जो पॉलिसी सामने आई है, उससे इनमें से कोई सा गोल मुझे अचीव होता नहीं लगता। इनइक्वलिटी बढ़ेगी, होलिस्टिक हो नहीं सकती, क्योंकि आप टेक्नोक्रेटिक तरीके से वेस्ट में जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है उसकी छाया मुझे ज्यादा लगती है। हमने टेक्नोलॉजी को गोल मान लिया, साधन नहीं माना है। टेक्नोलॉजी साधन है। हमने हर चीज को क्वांटिफाई करके और ये कह दिया कि डेटा की तरह से हम डील करें। डेटा साधन है, अपने आप में साध्य नहीं है। साध्य हमारा समाज है, और समाज में बात तो जरूर की है इन्होंने, जैसे इक्विटी है, एक्सेसिबिलिटी है, कई चीजें बात की, होलिस्टिक बातें की, लेकिन ये आएंगी कैसे? जिस तरह का उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात की है, जिस तरह की प्रोसीजर्स की बात की है, उनमें से तो ये उस तरीके से तो इनमें से एक भी गोल अचीव नहीं होगा। वो कैसे होगा? यहाँ बहुत कमजोरी लग रही है मेरे को पॉलिसी में। हाँ, मैं विक्रम जी से सहमत हूं कि लंबे समय से कोई मंथन नहीं हुआ था, कुछ मंथन हुआ, लेकिन बहुत ही अपर्याप्त हुआ है। हमें उम्मीद ज्यादा थी, एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि इतने बड़े मंथन से हो रहा है, इतना बड़ा कंसल्टेशन हुआ है, इतना ब्रॉड बेस्ड 5 साल तक कंसल्टेशन चला है, तो बहुत ही बढ़िया कोई आमूलचूल परिवर्तन वाली होगी और भारत को, जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु वाली स्थिति में ले जाएगी। लेकिन जिस तरह का सामने आई है स्थिति, उसमें बड़े कंट्राडिक्शंस लगते हैं। उनमें से जो गोल हमारे रखे हैं, जो पहले के कमीशंस में भी यही गोल थे, लेकिन उनको अचीव कैसे करेंगे, उसमें अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसी कोई प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन कुछ किया जा रहा है। तो जटिलता और बनाने की कोशिश की गई है। मॉनिटरिंग करेंगे, जो मेंटर्स होंगे जो रिटायर्ड हो गए हैं उनकी सलाह लेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं ये, लेकिन उससे हमारे जो गोल हैं वो अचीव कैसे होंगे, उसमें मुझे बहुत कमी नजर आ रही है योगेंद्र जी। तो कुल मिलाकर के कैसे कि अगर यही पॉलिसी अक्सर से अगर इसे हम कहें कि लागू कर पाएंगे तो भी काफी हद तक ये कह सकते हैं कि वर्षों बाद एक पॉलिसी और आई है जिसकी समय के साथ भी जरूरत थी, क्योंकि 34 साल 34 ईयर्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है सर, बहुत गैप हो गया इसमें। 34 साल बाद में तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम दुनिया के साथ में हम हमारी चीजों को देखना चाहेंगे कि कहाँ जमाना बदल रहा है। एक विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा। बच्चों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि समय के साथ जो बदलाव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आज अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको चलना है कि वो सोच रहा है फ्यूचर की कि मुझे IAS की एग्जाम देने जाना है, तो मैं मुझे मैथ के साथ साथ मैं सोशल स्टडी भी ले सकता हूँ क्या, या फिलोसफी ले सकता हूँ क्या? तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं बच्चे इसी को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से ये तो कुछ एक चीजें हैं, जैसे अभी हमारे सर ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। और आपने जो अभी कहा है कि ये जो समय के बदलाव जो आ रहा है और समय के हिसाब से लोगों की सोच बनती है कि मुझे अगर IAS देनी है या मुझे RAS की एग्जाम देनी है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है और मैं साइंस के साथ साथ
अगर मैं मान लीजिए सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता हूं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा इनका जो है सुझाव है। हाँ, कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, जो अच्छी चीजें उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं जो प्रोफेसर साहब ने अभी कहा है, सर ने अभी जो कहा है कि इस पर जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी को आने के बाद बहुत लंबे गैप के बाद इस पर मंथन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप बनना चाहिए, एजुकेशनिस्ट का एक ग्रुप लिया जाना चाहिए, जिसमें स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से लोग इसमें हों। उसके अंदर जो अभिभावक है उनको भी उसमें शामिल किया जाए, एनजीओ को भी उसमें लिया जाए, मीडिया ग्रुप को उसमें शामिल करके और समय समय पर इसमें डिस्कशन किए जाने चाहिए कि लागू होने के बाद और क्या बेहतर इसमें किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बीएड का जो प्रोसेस है उसको खत्म किया जा रहा है और जल्दी से लागू किया जाएगा। 4 इयर्स का कुछ दूसरा एक कोर्स शुरू करता है। एक दूसरी बात जो मुझे लगता है कि एक बड़ी बात कहनी होगी, आज ये रहता है कि अगर किसी ने पढ़ाई शुरू की, वो सेकेंड ईयर तक रहा, थर्ड ईयर किसी किस्मत से कोई कारणवश नहीं दे पाया वो, लेकिन उसे फिर भी सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई की है, इसका मतलब आपका जो अचीवमेंट है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा जब तक कि आपने पढ़ाई की। पहले तो ये अगर आपने अपने बीए किया, बीएससी की, बीकॉम किया तो आपको डिग्री मिलेगी कि आप चलिए साहब आपने यूजी कर लिया, अब आप पीजी में जा रहे हैं तो पीजी की डिग्री मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा, जो मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको वहां तक की डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा, इसका एक बेनिफिट मिलेगा ताकि कोई भी छोड़ने वाला ये तो कह सकता है कि चलो मैंने बिल्कुल हाँ नहीं, ये अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास किया है। इसमें ये बात अच्छी रखी गई है कि जो बच्चा जितना पढ़ेगा कम से कम उसको उसका सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने 12th के बाद फर्स्ट ईयर कर ली और सेकंड ईयर कर ली और उसके किसी कारणवश में जो है आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने जो अपने दो क्लासेज हायर एजुकेशन के लिए उसका कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तब कहीं जाकर के अपने आप को बता सकते हो, अपने बारे में आप कह सकते हो और अपना जो अचीवमेंट है उसमें आप इस बात को रख सकते हो कि जो आपने अचीव किया कम से कम उसका सर्टिफिकेट आपको सरकार देने जा रही है। ये बात तो अच्छी बात है और अच्छी बात का स्वागत किया जाना चाहिए। जी, मैं ईशान जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिभावकों को लेकर के 2 बातें मैं देख रहा हूं इसमें। एक तो ड्रॉप आउट की जो बात आती थी और एक दूसरा अंग्रेजी को लेकर के। अभी इसमें मातृभाषा बहुत ही जरूरी कर दी है, इसमें मैंडेटरी होगी कि आपके मदर टंग जो है उसमें आपको एजुकेशन लेना। अंग्रेजी की बाध्यता खत्म कर दी गई है कि अंग्रेजी जरूर नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी बातें आती थी कि बच्चे सोच के चलते थे कि अच्छा वो इंग्लिश मीडियम है, एक स्तर हो गया हमारा अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा है। जैसे कहा जाता है कि खूबसूरती का पैरामीटर अगर गोरी चमड़ी है तो खूबसूरत है और अगर नहीं है तो कि नहीं ठीक है, सांवला है, सांवली है, ये कि हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो एजुकेशन में भी अंग्रेजी मीडियम को हम ये लेकर के चल रहे थे। और तो क्या उससे ये मान सकते हैं 2 बातें, लेकिन अभिभावकों को सोचने की एक बेनिफिट की बात भी है इसमें, एक लॉस भी है कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे का मेरा प्री स्कूल जो है उसी से ही उसका स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम दुनिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोनों सोच है बच्चों की, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्यों ये मुझे जो लगता है कि अभिभावकों को बच्चों के साथ जुड़ के देखा गया है इसमें। योगेंद्र जी, ये निर्णय सरकार का स्वागत करने योग्य है। कारण आप फ्रांस जाएं, आप नेपाल जाएं तो वहां कंपलसरी वहां की लैंग्वेज होगी। इंग्लिश इज ठीक है सेकेंडरी, लेकिन जो चीज सही है उसको सही बोला जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक बिल्कुल हम लोग खफा हैं सरकार से कि अभिभावकों को लेकर इसके ऊपर सरकार ने इस एक्ट के अंदर कोई भी निर्णय नहीं लिया, बिल्कुल निर्णय नहीं लिया, जो कि हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ एक निर्णय आएगा। जब 30 साल बाद इन्होंने नया ये सारी चीजें बनाई, फॉर्मेट बनाया, तो उसमें कोई भी निर्णय अभिभावकों को लेकर, ये जितने भी निर्णय लिए गए हैं एजुकेशन और स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस वालों के फेवर को देखते हुए निर्णय लिए गए। ये एक आम जनता का दुख है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई बात नहीं साहब, चुनाव तो आते रहते हैं हर 5 साल में। इस पॉलिसी सही बात है, तो जोड़ रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल। हमारे दुख दर्द को जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपने प्रतिनिधि ऐसे क्यों चुनेंगे साहब? हमको प्रतिनिधि वही तो चाहिए जो जब हम चुनते हैं उनको। और इस हिंदुस्तान में हम लोगों को एक ही तो अधिकार मिला है, क्योंकि सरकारें देखते हैं कि सत्ता पाने के बाद गूंगी बहरी हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, कि शिक्षा मंत्री ऐसे बन जाते हैं जो अंगूठा छाप होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन सब कानून बन जाता है शिक्षा के लिए। राजस्थान इसका उदाहरण है। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज
कि आप देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हम हर चीज अपन रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन जो चीज बनाते हैं उसके ऊपर स्टेबल कभी नहीं रहते साहब। ये बहुत दुख की बात है। आप देखिए इतना ज्यादा, आज एक चीज बताइए, एक अभिभावक को क्या जरूरत है इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े, ये हंगामा करने की, फीस को लेके, इसको लेके, कोरोना को लेके, ऑनलाइन क्लासेस को लेके। लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि जानता है अभिभावक पढ़ा लिखा है, आज का जागरूक है, क्योंकि संविधान के तहत जो अधिकार उसको मिले हैं, लेकिन उस बेचारे को उस अधिकार को यूज करने का प्रयोग ही नहीं दे रही सरकार। तो साहब 5 साल है। सभी अभिभावकों की नींद उड़ी हुई है इस समय, चिंता है। विक्रम जी के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। अभिभावक की, चाहे अभिभावक हो, चाहे बच्चों के अभिभावक हो, सभी की नींद उड़ी हुई है इस समय। तो ये तो दौर ऐसा ही है, कोई कोरोना से डर रहा है, कोई शिक्षा के पैसे से डर रहा है, तो कोई सत्ता से डर रहा है। बहुत अजीब स्थिति है ये, तो डर तो हर नहीं है। हाँ, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी के पास में। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कस्तूरी रंगन साहब ने निश्चित रूप से उनके टैलेंट पे और एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से उन्होंने अपने जहन में उतारी है, बहुत एक्सरसाइज भी की होगी, कमेटी के मेंबर है और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हम इसमें कुछ देख सकते हैं। क्योंकि अभिभावकों की चिंता आ रही है, आप लोग ये कह रहे हैं कि भविष्य में ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कुछ सवाल हैं, कैसे हो पाएंगे, और केवल 1.6% अगर जीडीपी का और अगर इजाफा भी कर दें तो वर्तमान 34 साल बाद में कोई बहुत ज्यादा नहीं रखा आपने इसमें। तो ये कुछ कह सकते हैं सरकार को और सुझाव या बेहतर सुझाव दिए होंगे, सरकार ने निश्चित रूप से रिव्यू करके उसमें कुछ बदलाव किए होंगे। अक्सर से कोई भी पॉलिसी आती है बना करके कोई देता है, मुझे नहीं लगता है कि उसे लागू किया जाता होगा। तो कुछ वो कह सकते हैं कि उन्होंने जो सोचा उनकी सोच इसमें कहीं झलक रही है। देखिए योगेंद्र जी, शिक्षा किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल दूसरी चीजों से ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने सुरक्षा की दृष्टि से 3 पहले मिलिट्री की ब्रांच बनाई, फिर उनका स्पेस की प्रॉब्लम है तो स्पेस कमांड की बात की हुई, फिर साइबर कमांड की हुई, और आजकल हेल्थ कमांड की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा कमांड की भी जरूरत हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि शिक्षा में अभी पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ भी नहीं है, दुनिया में दूसरी जगह भी नहीं हुए हैं। शिक्षा को जितना उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना। और अगर शिक्षा कॉन्फ्लिक्ट का साधन बनता है, अनरेस्ट का साधन बनता है, तो उसको हम शिक्षा को अच्छा नहीं मान सकते। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड से है, विज्ञान के फील्ड से है, तो उनका अपना एक दृष्टिकोण होगा, वो तकनीकी पे ज्यादा जोर देगा। तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के लिए उसको एक साधन के रूप में हमें यूज करना चाहिए। तो जब हम इसको होलिस्टिक बनाएंगे, इंक्लूसिव बनाएंगे, तो वहां मुझे बहुत कमजोर लग रहा है मामला। जैसे रिसर्च की अलग से यूनिवर्सिटी बना दी, आईआईटी के इक्वल, दूसरी यूनिवर्सिटी अलग बना दी। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हों, उनके लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं किया। अगर उनको रखते तो नेबर फर्स्ट वाला जो हमारी नीति है वो सफल होती। तो उस तरह का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से कोई चीज साउंड होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको मानवता के लिए कितना उपयोगी बनाते हैं। टेक्निकली चीज बहुत साउंड हो सकती है, हम एटम बम बना सकते हैं, लेकिन एटम बम को शांति के लिए किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो तकनीकी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एटम बम से तो नुकसान भी हो सकता है। तो हम तकनीकी जो शिक्षा देना चाहते हैं, हर चीज को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, डेटा जनरेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इनको हम केवल साधन माने। एक अच्छा समाज कैसे निर्माण करें उसको लेके मुझे नहीं लगता कि इस पे पर्याप्त कोई मंथन हुआ है। हाँ, तकनीक की दृष्टि से बहुत साउंड बनाएंगे, और कोविड के बाद में जो स्थिति आई है उसको कैंपस और ऑनलाइन, इसके बीच में भी एक विवाद सा खड़ा होता लग रहा है कि अगर ऑनलाइन अच्छा है, ऑफलाइन अच्छा होगा, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन में क्या क्या नई प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्राइवेट सेक्टर के रेगुलेशन इतने कमजोर रहेंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। आज भी कोविड के टाइम में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बहुत से प्रोफेसर हैं, उनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि उनको, जो भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनको कोई दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए कि भाई इनको सैलरी दो। और जब वो सैलरी मांगते हैं तो वो कहते हैं कुछ एडवांस ले जाओ, आप बाद में देखेंगे जब पैसा होगा तब। तो ये एटीट्यूड तो एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो एडोकिज्म है,
स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इन सब के बारे में सोचना चाहिए। केवल तकनीकी दृष्टि से साउंड बना देना पर्याप्त नहीं है। तो कस्तूरी रंजन साहब ने तकनीकी दृष्टि से बहुत साउंड बनाने की कोशिश की, मैक्सिमम तरीके से उसको तकनीकी देने की कोशिश की है, बहुत अच्छा है। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपर्याप्त है, कुछ और चीजें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है, ऐसा लग रहा है हमें। जी योगेंद्र जी, चले समय का मैं आखिरी सवाल विक्रम जी से होगा मेरा। विक्रम जी, आपने बहुत तारीफ की है कि जो सही है उसे सही कहना चाहिए, बात ठीक है इसमें, लेकिन एक अभिभावक, देखिए आप एक शिक्षक के साथ साथ आप एक अभिभावक भी हैं। अभी ईशान जी ने जो चिंता जाहिर की है कि जिस बाजारवाद से अभिभावक दबता जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई है इसमें। बिल्कुल, ये बात सही है, मैं सहमत हूं इनकी बात से भी, क्योंकि अपन सब अभिभावक तो हैं, पहले अभिभावक तो अपन सब लोग हैं, इसमें कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं इस बात का इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, आप लोगों ने भी इसको काफी हाईलाइट किया इस मुद्दे को, कि अभिभावक जो है उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अभिभावक की क्या अपेक्षा है सरकारों से, उसका ध्यान रखा जाना है, क्योंकि सरकार चलाने का मतलब केवल अच्छी इंस्टीट्यूशंस खड़े कर देना, ऊंची फीसों पर बच्चों को पढ़ा देना, ये काम नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि अपना काम जो है फ्री एजुकेशन मिले लोगों को, कम जो है उसमें खर्च करने के बाद अच्छी जो है एजुकेशन हम उपलब्ध करा सकें। जैसे सर ने भी अभी कहा, इस बात को भी मैं इसी के साथ साथ जोड़ना चाहूंगा कि आज कोई रेगुलेशन जो है इसमें होना चाहिए, कोई इस पर प्रतिबंध, एक ऐसी संस्था हो कम से कम उसको रेगुलेट करे, ताकि आने वाले समय उसका अभिभावक का भी ध्यान रहे, कर्मचारियों का भी ध्यान रहे, प्रोफेसर्स का भी ध्यान रहे, टीचर्स का भी ध्यान रहे। इन बहुत सारी चीजों की बिल्कुल रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं प्रोफेसर साहब के इस बात से सहमत हूं, और ईशान साहब ने जो बात रखी है, आपने भी बात रखी है कि अभिभावक जो है उनकी बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कमियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, और हम लोगों को भी समय समय पर इसमें पूरी चीज पर चर्चा करके और बातों को इंक्लूड करवाना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से सर। बिल्कुल, एक बड़ी पॉलिसी 34 साल बाद में आई है, और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं इस पे मंथन करने की बहुत लंबी आवश्यकता है। और जो जन टीवी की ओर से हम अपील भी करना चाहेंगे, हर अभिभावक को, हर छात्र को जरूर इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य से बहुत ज्यादा जुड़ा, खासकर एजुकेशन वाइज। हमें देखना चाहिए, कमियां होती हैं, सुधार हो सकता है, आप उन्हें डालिए, किसी भी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करिए कि ये जो आप पेचीदगियां हैं ये समझ से बाहर है। और सरकार से भी गुजारिश होगी कि अगर कहीं किसी को लगता है कि इस पेचीदगी का जवाब क्या आपके पास में, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए, तो निश्चित रूप से एक वॉलंटियर की भूमिका में जरूर, चाहे वो प्रोफेसर्स के माध्यम से, सरकारी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से क्वेरीज का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कब बनेगी कोई पता नहीं है। आज 34 साल बाद में बनी है, और विश्वसनीय पाठ्यक्रम होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें समय के साथ में बदलाव बहुत जरूरी था, जो जैसे आप सब लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, बदलाव तो आया 34 साल बाद में आया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूर इस पे गौर फरमाने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।